नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग भारत दौरे पर हैं। तो राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और ली जे म्योंग ने बैठक भी की। इसके बाद दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज का ऐलान किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हम अगले दशक की सक्सेस स्टोरीज की नींव रख रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी को गहरा करने के लिए इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। हम शिप बिल्डिंग, सेंसिटिबिलिटी, स्टील और पोर्ट्स जैसे एरिया में एमओयू कर रहे हैं। तो कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में सहयोग से हम फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे। आज का बिजनेस फोरम इन मौकों को ठोस नतीजों में बदलने का मंच है। अगले दशक की सक्सेस स्टोरीज की नींव रख रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए हम इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्टील और पोर्ट जैसे क्षेत्रों में हम एमओयू कर रहे हैं। कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपसी सहयोग से हम फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे। आज का बिजनेस फोरम इन अवसरों को ठोस परिणामों में बदलने का मंच बनेगा। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता हुई है और भारत के दौरे पर वो हैं, कई मायनों में इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ली जे म्योंग जो राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के, उनका पहला दौरा है भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आमंत्रण पर वो 3 दिनी यात्रा पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी भी मुल्क में जब दौरा करता है या पहुंचता है तो परंपरागत तरीके से 3-4 करार तो होना जरूरी हो जाता है, जिसमें रक्षा, आतंकवाद में सहयोग करना, उसको मिटाने के लिए, उसको रोकने के लिए, और ये सारी प्रिवेंशन वाली चीजें हैं। उसमें जलवायु परिवर्तन सबसे अहम भूमिका आज की डेट में शामिल है। और इसके अलावा एआई भी चीजें जुड़ी गई हैं। तो इन सब चीजों पे वार्ता होनी है। अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में सपत्नीक वो पहुंचे हैं, वार्ता हुई है, वार्ता खत्म हो गई है और शाम को उनका रात्रि भोज है जिसमें प्रधानमंत्री भी रहेंगे और राष्ट्रपति महोदया भी रहेंगी। तो अगला दिन है, उसके बाद में फिर करार होना है और इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद एलओपी राहुल गांधी से भी उनकी वार्ता हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट उनका दौरा है और दक्षिण क्षेत्र के जितने भी छोटे छोटे जो देश हैं उनके साथ में हाल फिलहाल में हमारे जो संबंध रहे, जितने प्रागढ़ पहले रहते हैं उससे वैसे नहीं बताए गए हैं, कुछ उसमें तलखियां दूरियां आई हैं। तो मुझे लगता है ये मील का पत्थर साबित होगा ये दौरा, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो करार होंगे उनके देशों के साथ में तो वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट होंगे और दोनों देशों के आयात निर्यात जो होगा उसमें मुझे लग रहा है दोनों देशों की बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, क्योंकि कई सारे एमओयू होने की बात निकलकर सामने भी आ रही है। प्रधानमंत्री के साथ जो ये बैठक हुई है उसमें कई विषयों पर बातचीत हुई और जिस तरीके से राष्ट्रपति ली जे म्योंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित वो नजर आए भारत के दौरे को लेकर। अपनी पत्नी के साथ वो भारत पहुंचे हैं। समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है और काफ़ी सकारात्मक ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो आए हैं दक्षिण कोरिया के, उनके बीच मानी जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अक्सर होता क्या, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जब किसी मुल्क में दौरा करता है
तो उनका जो सुरक्षा एडवाइजर वो होता है और एक उनका जो विदेश मंत्री होता है, तो ये कंपलसरी होता है उनके साथ में चलना। लेकिन ये पहली बार में देखना पड़ रहा है और ये चीजें देखने आई हैं। ली जी म्यूंग जो राष्ट्रपति हैं, उनकी पूरी कैबिनेट इनके साथ में आई हुई है और उनके देश में जितने भी व्यापारिक फोरम हैं वो भी उनके साथ में है, पत्नी भी साथ में है, 2 बच्चे हैं वो भी उनके साथ में है। तो इसको मुझे जहां तक लगता है ये परंपरागत तौर पे संस्कृति को आदान प्रदान करने के लिए और बहुत आगे तक ये दोस्ती एक नए सूत में गढ़ी जाए, तो उसकी तस्वीर मुझे लग रहा है यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि जो दक्षिण कोरियाई जितनी भी क्षेत्र हैं, वहां की सौंदर्य पदार्थ, इस तरीके की जितनी भी कॉस्मेटिक वगैरह चीजें होती हैं, हम लोग वहां से हमेशा से निर्यात करते रहे हैं। और ये देश भी हमारे देश से कई चावल, खनिज पदार्थ, पेट्रोल, कच्चा ऑयल वगैरह ये सदियों से खरीदते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका लगभग 6 साल के कार्यकाल में और उससे पहले तक इनका भारत दौरा ना होना और मित्र देशों में ये देश बिल्कुल कटा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इस नई दोस्ती को नए सिरे से गढ़ने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके राष्ट्रपति के सामने प्रस्ताव रखा, पहल रखी और उनके आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में वो कल दिल्ली पहुंचे शाम को, अब आज भी रुकेंगे और कल उनका दौरे का आखिरी दिन रहेगा। तो कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट दौरा कहा जाएगा और इस तरीके के दौरे मुझे लग रहा है दोनों देश में चलते रहने चाहिए। हो सकता है इसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उनको इनवाइट करा है आने के लिए, और आई एम श्योर कि ये भी इनवाइट करके जाएंगे, हो सकता है कि अगले महीने या 2-1 महीने के बाद हम ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री का भी दक्षिण कोरिया में दौरा हो रहा है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भारत दौरे पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी दोनों देशों के बीच में हुआ है। वहीं राजस्थान के बालोतरा जिले स्थित पचपदरा रिफाइनरी में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब अगले ही दिन 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रिफाइनरी के उद्घाटन का कार्यक्रम निर्धारित है। आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और रिफाइनरी प्रबंधन में हलचल तेज हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग रिफाइनरी की एक प्रोसेसिंग यूनिट में लगी है। घटना के बाद परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग किस कारण से लगी इसका अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। तकनीकी टीम और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन करने के और कारणों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खाई में बस गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे रामनगर क्षेत्र में पहाड़ी सड़क पर एक खतरनाक मोड़ पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान जारी है। कई लोगों को घटनास्थल से अस्पताल ले जाया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना उस समय हुई जब बस दूर दराज के एक गाँव से उधमपुर जा रही थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर बताया कि हादसे का शिकार हुई बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थी। घायलों का इलाज जीएमसी उधमपुर में किया जा रहा है। इधर पीएम मोदी ने हादसे में मरने वाले लोगों के लिए संवेदना जताई और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। उधर भारत और जर्मनी के बीच 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों को लेकर 70,000 करोड़ रुपए से लेकर 99,000 करोड़ रुपए तक की डील हो सकती है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनी के दौरे पर हैं। इस दौरे में वो पनडुब्बी डील फाइनल कर सकते हैं। राजनाथ सिंह 21 से 23 अप्रैल तक 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जर्मनी में रहेंगे। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। तो राजनाथ सिंह जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर विस्तृत चर्चा होगी। इसी दौरान सबमरीन डील भी हो सकती है। भारत को प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बी मिल सकती हैं। हालांकि इनका निर्माण भारत में ही होगा, लेकिन जर्मनी की कंपनी सहयोग करेगी। तो भारत और जर्मनी के बीच 6 अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण पर बातचीत हो सकती है। इस डील की अनुमानित लागत 70,000 करोड़ से 99,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। ये पनडुब्बियां भारत में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जर्मनी कंपनी थिसेन क्रूप मरीन सिस्टम के सहयोग से बनाई जाएंगी।
वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस विशेष सत्र का आयोजन महिला आरक्षण से जुड़े मामले को लेकर किया जा रहा है। सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव पारित करने की तैयारी में है। सरकारी सूत्रों के अनुसार महिला आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने बाय सर्कुलेशन के जरिए स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद 30 अप्रैल को आयोजित होने वाले विशेष सत्र में ये प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा और इसे पारित कराया जाएगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर हाल के दिनों में देश भर में राजनीतिक स्तर पर काफ़ी चर्चा और सियासी घमासान देखने को मिला। इसी के मद्देनज़र योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक कदम उठाया है। सरकार का उद्देश्य महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख साफ तौर पर सामने रखना और संवैधानिक तरीके से इस मुद्दे पर अपना समर्थन दर्ज कराना है। सूत्रों के मुताबिक इस विशेष सत्र के दौरान सिर्फ महिला आरक्षण प्रस्ताव ही नहीं बल्कि विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। वहीं जदयू विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला सामने आया है। पार्टी ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नया नेता चुनने के लिए अधिकृत कर दिया है। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया कि वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं और जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य है और किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में वो राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर संगठन को मजबूत करेंगे और ज़मीनी हालातों का आंकलन भी करेंगे। तो जानकारी के मद्देनज़र जेडीयू का नेता चुनने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत करने का ये फैसला नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद पार्टी की एकजुटता और आगे की रणनीति को लेकर लिया गया है। बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं व जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य है और किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर संगठन को मजबूत करेंगे और ज़मीनी हालातों का आंकलन भी करते हुए दिखाई देंगे। तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रेड की है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बिटकॉइन चोरी, हैकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस जैसे मामलों को लेकर 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित आरोपी श्रीकृष्ण उर्फ श्रीकी और उसके साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये छापेमारी की। ईडी ने ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। ईडी की ये जांच कर्नाटक पुलिस की तरफ से दर्ज कई एफआईआर चार्जशीट के आधार पर शुरू हुई थी। आरोप है कि आरोपी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट हैक करते थे, बिटकॉइन और दूसरी डिजिटल करेंसी चोरी करते थे और लोगों से उगाही करते थे। इसके अलावा इनमें एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन जैसे मामले भी शामिल हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपियों का काम करने का तरीका बेहद संगठित था। पहले वेबसाइट और क्रिप्टो वॉलेट हैक कर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी चोरी की जाती थी। इसके बाद चोरी की गई करेंसी को अलग अलग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बेचकर रकम को छिपाया जाता था। फिर ये पैसा बैंक खातों में ट्रांसफर कर लेयरिंग के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की जाती थी। वहीं 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की ओर से जारी सरकारी गवाह बनने के लिए दाखिल अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। साथ ही एजेंसी ने जैकलीन की इस अर्जी का विरोध भी किया है। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत के सामने कहा कि जैकलीन की ओर से दायर की गई अर्जी आधारहीन है। साथ ही कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया। इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जैकलीन की अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। ये मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिस पर 200 करोड़ रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में जैकलीन फर्नांडिस का नाम तब सामने आया जब जांच एजेंसी ने दावा किया कि सुकेश ने ठगी के पैसों से उन्हें कई महंगे गिफ्ट्स दिए थे। इसी आधार पर ईडी ने उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया था। वहीं हैदराबाद से हुबली जा रही एक फ्लाइट को खराब मौसम के कारण बेंगलुरु डाइवर्ट करना पड़ा। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक सभी 22 यात्री सुरक्षित हैं। फ्लाइट रविवार दोपहर करीब 3 बजे हैदराबाद से रवाना हुई थी। शाम करीब 4:30 बजे हुबली पहुंचने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के कारण विमान लैंड नहीं कर सका। फ्लाइट करीब 3 घंटे तक हवा में रही। हुबली में 1 घंटे तक आसमान में चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट को बेंगलुरु डाइवर्ट कर दिया गया, जहां शाम करीब 6:30 बजे उतरी। बाद में हालात सामान्य होने पर रात करीब 11 बजे इसे हुबली के लिए रवाना किया गया था। तो फ्लाइट के अंदर के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें यात्री रोते हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि विमान में 22 यात्री सवार थे। अधिकारियों ने क्षेत्र में मौसम के कारण हुई इस तरह की अन्य बाधाओं का भी जिक्र किया। इम्फाल ईस्ट के कोईरेंगेई, इम्फाल वेस्ट के उरीपोक और ककचिंग जिले में मशाल रैलियां निकाली गई। ककचिंग में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई। भीड़ को हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, स्मोक बम और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। झड़प में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल 6 अप्रैल को
ट्रोग्लाओबी आवांग लेइकाई एक घर पर बम धमाके में 2 बच्चों की मौत हुई थी। इन्हीं के न्याय के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। हालातों को काबू में करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। इम्फाल वेस्ट के एसपी ने कहा कि हाल के प्रदर्शनों में कुछ असामाजिक तत्व रैलियों का फायदा उठाकर सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमलों में लोहे के प्रोजेक्टाइल, गुलेल, पत्थर और पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। कई लोग नशे की हालत में भी पाए गए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 18 अप्रैल को पातसोई से सगोलबंद के बीच इम्फाल जरीबाम रोड पर निकाली गई मशाल रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस्लामाबाद न आने की ईरान की घोषणा के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आसिम मुनीर ने ट्रंप को कहा है कि होर्मुज ब्लॉकेड बातचीत में सबसे बड़ी बाधा है। पाकिस्तान में दूसरे राउंड की बातचीत के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन ईरान ने इस वार्ता में शामिल होने को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। इससे पाकिस्तान के सामने विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है। इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया और कहा कि अमेरिका की ओर से होर्मुज का ब्लॉकेड बातचीत को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा है कि वो मुनीर के इस सलाह पर विचार करेंगे। बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अभी भी अमेरिकी ब्लॉकेड जारी है। बता दें कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि अब तक अमेरिका के साथ बातचीत के अगले दौर में हिस्सा लेने की हमारी कोई योजना नहीं है। अमेरिका का रवैया कूटनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में गंभीरता का संकेत नहीं देता है। वहीं जापान के पूर्वोत्तर तट पर सोमवार को 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप प्रशांत महासागर में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। इवाते, आओमोरी और होक्काइडो प्रांतों में 3 मीटर तक ऊंची सुनामी की लहरें आने की आशंका जताई गई है। प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा है कि आपातकालीन टास्क फोर्स गठित कर दी गई है और प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की गई है। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है, जिसके बाद तटीय क्षेत्रों में सुनामी की लहरें पहुंचने की चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप प्रशांत महासागर में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। वहीं भरतपुर जिले के रुदावल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी में डॉक्टरों की भारी कमी से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। हालात ये हैं कि पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी लगभग अकेले डॉक्टर राहुल गर्ग के कंधों पर है, जो रोजाना करीब 400 मरीजों की ओपीडी संभाल रहे हैं। ये सीएचसी करीब 3 दर्जन गाँव की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन यहाँ कई पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। सीमित संसाधनों और स्टाफ की कमी के चलते मरीजों के इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि एक ही डॉक्टर पर इतना अधिक भार होना न केवल मरीजों के लिए परेशानी का कारण है, बल्कि इससे इलाज की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द नए डॉक्टरों की नियुक्ति करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो क्षेत्र के लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस ओर कब ध्यान देता है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सोहन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? भरतपुर में सीएचसी में डॉक्टरों की भारी कमी से मरीज काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये जो मामला है भरतपुर जिले की सीएचसी रुदावल का मामला है और यहाँ काफी दिनों से ये क्षेत्र का सबसे बड़ा सीएचसी है और यहाँ केवल एक डॉक्टर के भरोसे ये पूरा सीएचसी चल रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ क्षेत्रीय जनता की तकरीबन इसमें 30 से 35 गांव इस सीएचसी से जुड़े हुए हैं और पर डे 400 के पार ओपीडी जाती है। और अब गर्मी का मौसम है, फिलहाल में एक डॉक्टर के भरोसे ये सारा जो सीएचसी का भार है वो उनके कंधे पर लगा हुआ है। संबंधित विभागों को भी इस बार कई बार अवगत करा दिया गया है। क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए हो चाहे सांसद हो, उनको भी कई बार जब वो निरीक्षण के दौरान आते हैं तो उनको मालूम है, अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस ओर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और कुछ दिन पहले जब हमने लगातार खबरें चलाई थी तो एक डॉक्टर लगाया गया था, लेकिन वो दोबारा से पुणे पीजी की तैयारी करने के लिए यहाँ से चला गया और पुणे ये सीएचसी जो है रुदावल का वो एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। यहाँ आए दिन जो मरीज हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लगातार 1-2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो फिलहाल में यहाँ एक डॉक्टर के भरोसे ये सीएचसी चल रहा है। यहाँ जो कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों की वो
काफी कमी देखने को मिल रही है। और यहाँ कोई भी एक भी ना तो फीमेल जो नर्स हैं वो हैं, केवल एक जो डॉक्टर है उसके भरोसे पूरा सीएससी चल रहा है फिलहाल में। यहाँ काफी जो अच्छा सोहन, प्रशासन का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? यार बिल्कुल प्रशासन कोई भी हो अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी बहुत जब खबरें लगातार चलती हैं तो अमलता में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिल्कुल फिर कहीं ना कहीं दब जाता है। और आज तक इस सीएससी पर एक डॉक्टर के अलावा दूसरा डॉक्टर आज तक नहीं आ पाया है। तो ये काफी समस्या का जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। चलिए सोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रुधावल सीएचसी में डॉक्टरों की भारी कमी देखने को मिल रही है। 30 दर्जन गाँव पर एक ही डॉक्टर है जो मरीजों का इलाज कर रहा है और लगभग 300 मरीजों की ओपीडी को यह अकेला डॉक्टर संभाल रहा है। ऐसे में डॉक्टर पर भी भारी प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मरीजों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।